रात के ठीक 3 बजे तक मेरी आंखों में नींद नाम को ना थी। बेचैनी बढ़ती गई तो आखिर में मजबूर होकर अपनी बहनों वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। शायद आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को जगाकर उससे कुछ देर बातों में गुजारी जा सके। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हल्की सी नीली रोशनी की लैम्प जल रही थी। मेरी तीनों छोटी बहनें गहरी नींद सोते हुए थीं, लेकिन मेरी नज़र जब बड़ी बहन के बिस्तर पर पड़ी तो वो खाली था। मैं हैरान रह गया, रात के इस पहर वो कहाँ जा सकती थी। मैं एहतियात से बाहर आंगन में निकल आया। हमारा गुस्लखाना आंगन के आखिर में बना था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आई। मैंने कदम रोके और कान लगाकर सुना। ये मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी से कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, अभी रात के 3 बजे हैं, इस वक्त कौन आएगा? परेशान मत हो, मुझे सुकून से काम करने दो। मेरा दिल थक से रह गया। मैंने गुस्लखाने की तरफ देखा। क्या कोई रास्ता था जहां से अंदर का मंजर देखा जा सके? मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी। मैंने आहिस्ता से एक खिसकती हुई ईंट पर चढ़कर झांका। अंदर की झलक ने मेरे बदन में आग लगा दी। मेरी बहन और वो लड़का, ये तो हमारे ही मोहल्ले का नादीम था, एक दूसरे के आगोश में थे। गुस्से और शदीद मायूसी की एक लहर ने मुझे आ लिया। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और गुस्लखाने के मरकजी दरवाजे पर आकर आहिस्ता से दस्तक दी। समिया, मुझे मालूम है तू अंदर है, मैंने धीमे लहजे में कहा, और तेरे साथ कोई और भी है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दो। शोर मत मचाना वरना घर में सब जाग जाएंगे। अंदर से बहन की आवाज़ कांपती हुई आई, भाई आपको गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ वॉशरूम में हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? बराह करम चले जाएं। मैंने अपनी आवाज़ में सख्ती भरते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। ये नादीम है ना, वही आवारा लड़का, इसी के साथ तुम रंगरलियां मना रही थी। दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मा और अब्बू को जगा लाता हूँ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दरवाजे की चटखनी हिली। समिया ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा खौफ और शर्म से सुर्ख था। नादीम अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, खबरदार नादीम, अगर यहाँ से हिला भी तो। वो फौरन रुक गया। मैंने बहन की तरफ गुस्सीली नज़र से देखा। मुझे पहले से ही शक था कि शायद वो ऐसे कामों में मुलविस है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। अब इसके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। ये तुम दोनों के दरमियान कब से चल रहा है? मैंने पूछा। तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो, इसीलिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती, लेकिन ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। समिया ने आंखें झुकाकर कहा, आसिफ, जो कुछ हुआ नादानिस्ता हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, बराह करम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैंने अपनी आवाज़ में रौब झाड़ते हुआ कहा, आज तुम हाथ आ गई हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आसिफ, तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए मुझे जाने दो। अगर अम्मा अब्बू को पता चल गया कि मैं नादीम के साथ थी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, अच्छा, पहले इस नादीम को यहाँ से भगाओ, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद नादीम पहले ही बहुत डरा हुआ था। ये सुनते ही वो बगैर कुछ कहे तेजी से आंगन से निकल गया। मैंने समिया का हाथ पकड़ लिया। जो काम तो उसके साथ कर रही थी वही अब मेरे साथ कर, चलो अंदर चलते हैं। वो सहमी हुई बोली, नहीं भाई, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे छोटे भाई हो, ये बहुत गलत बात है। इस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा, वैसे भी मुझे तेरी ज़रूरत थी, इसीलिए तुझे जगाने आया था। ये अच्छा हुआ कि तू यहाँ मिल गई, अब मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैंने उसे हाथ से पकड़कर गुस्लखाने के अंदर खींच लिया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, रुको, पहले मेरी एक शर्त सुन लो। मैंने पूछा, क्या शर्त है, जल्दी बताओ। उसने आंखें नीचे किए हुए कहा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, असल में। उसने रुक कर सांस लिया, नादीम नहीं, कोई और। मैं हैरान हुआ, फिर तू नादीम के साथ ये सब क्या किया था? भाई, वो तो सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उसे इनकार नहीं कर पाई। समिया, ये बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? इस बहस में मत पड़ो भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं एक और से मोहब्बत करती हूँ, एक पठान लड़के से जो सड़क तामीराती काम पर हमारे गाँव आया हुआ है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया। और तुम मुझसे क्यों कह रही हो? अम्मा अब्बू को बताओ, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि गैर बरादरी में शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, तुम अम्मा अब्बू को मना लो। मैंने उसकी उलझन और बेबसी को महसूस किया। मैंने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है समिया, इसमें वक्त लगेगा। उसने फौरन कहा, अगर तुमने अम्मा अब्बू से बात की तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मुझे उसकी इस हालत पर तरस आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ख्वाहिश भी जागी। मैंने कहा, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज रात में ही भाई, मैंने उस पठान से वादा कर लिया है कि उससे मिलूंगी। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, आज रात तो मेरी है, वरना मैं सारी रात जागकर तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा, तुम्हें आना होगा। उसने एक गहरी सांस ली, ठीक है, रात 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, सिर्फ 15 मिनट, फिर 2 बजे वो आ जाएगा तो मैं उससे थोड़ी देर मिल लूंगी। ये बात है, मैंने कहा और उसे जाने दिया। मैं अपने कमरे में वापस आया, लेकिन नींद बिल्कुल गायब थी। मेरे जहन में सवालों का तूफान बरपा था। क्या मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है? जिस बात का मुझे हमेशा से डर था वही तो हो रहा था। आखिरकार थकावट ने मुझे घेर लिया और मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली। मैं बाहर आया तो अम्मा नाश्ता बना चुकी थी। आसिफ, आज तो तुमने बहुत देर कर दी, जल्दी से नाश्ता करो और दुकान पर चले जाओ। जी अम्मा, आंख बहुत गहरी लग गई थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा, वो वाकई खूबसूरत थी। उम्र के बावजूद चेहरे पर ताजगी और रौनक थी। एक ख्याल मेरे जहन में कौन था, लेकिन मैंने फौरन उसे दबा दिया। नाश्ते के बाद मैं बहनों के कमरे में गया। समिया अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी। उसने मुझे
मुझे देखकर एक माने खीज मुस्कुराहट भेजी। मैंने करीब जाकर पूछा, अब बताओ तेरी वो शर्त क्या है जो कल रात अधूरी रह गई। उसने चुपके से कहा, भाई दोपहर में जब तुम खाना खाने आओगे तब बताऊंगी, अभी अम्मा के सामने बात नहीं कर सकती। मैंने सर हिलाकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। दुकान पहुंचा तो मेरा मावन छोटू सफाई करके बैठा था। मैंने उसे सलाम किया और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद एक चेहरा दुकान के सामने नजर आया। ये सना थी, हमारे गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की। उसके हुस्न की ताबिश देखने वालों की आंखें खीरा कर देती थी। वो कुछ खरीदारी का बहाना करके दुकान के अंदर आई। आसिफ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? मुझे दे दो, मैं घर जाकर तुमसे बात करती हूँ, यहाँ पर बात नहीं हो सकती। मेरे पास एक पुराना बटनों वाला मोबाइल था। मैंने वो उसे थमा दिया, जाओ घर जाकर फ़ोन कर लेना। तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सना की शर्मीली आवाज़ आई, आसिफ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोई सूरत निकालो, मैं रात भर तुम्हारा तसव्वुर करती रहती हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। सना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल या महफूज जगह नहीं कि हम वहाँ मिल सके। उसने फ़ौरन कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम मानो। मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उसमें कोई बैठ जाए तो कोई देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहाँ आऊँगी, तुम भी आ जाना। मैंने सोचा, सना के साथ मिलने का मौका, वो इतनी हसीन थी, लेकिन खतरा था, अगर पकड़े गए तो गाँव वाले हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया, मेरी बहन समिया की सूरत में एक और मौका तो पहले से मौजूद था। मैंने मोहतात लहजा इख्तियार किया, सना वो जगह ठीक नहीं है, कोई और जगह सोचेंगे। उसने गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में कहा, बराहे करम आसिफ, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी किसी और से कर दें। तुम अपने घर वालों से बात करो, मेरे यहाँ रिश्ता भेजो। मैं सना से मोहब्बत करता था, लेकिन मैं अभी शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सना अभी मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं, मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी दुकान है। मैं जब अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे घर रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। तब भेजूंगी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी। मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं आसिफ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू गए। मैंने कहा, ठीक है सना, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। बातों ही बातों में दोपहर के 1 बज गए। मैंने छोटू से कहा कि आज वो खाना लेने ना जाए, मैं खुद घर जाकर खाना खा लूंगा। घर पहुंचा तो अम्मा ने बताया कि अभी खाना तैयार नहीं है। मैं बहन के कमरे में गया, समिया अकेले बैठी थी। अब बताओ वो शर्त क्या थी? मैंने पूछा। उसने घबराहट से इधर उधर देखा, फिर चुपके से कहा, भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक पठान लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मेरी शर्त यह है कि तुम अम्मा अब्बू को राज़ी करो कि मेरी शादी उसी से हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने उसकी घबराई हुई आंखों में देखा। तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे शादी करेगा? वो तो यहाँ मजदूरी करने आया है, फिर चला जाएगा। नहीं, वो कहता है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने एक लम्हा सोचा, अच्छा मैं अम्मा अब्बू से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज रात का वादा याद रखना। उसने सर हिलाया, मैं आऊँगी। रात 1 बजी। दोपहर का खाना खाकर मैं वापस दुकान पर आया। पूरा दिन किसी तरह गुजरा। रात गई, जब घर वाले सो गए मैं अपने कमरे में जागता बैठा रहा। वक्त गुजरता महसूस हो रहा था। आखिरकार घड़ियाल की सुइयों ने 1 बजे का ऐलान किया। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और समिया अंदर दाखिल हुई। उसने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर नज़र झुका ली। मैं आ गई हूँ भाई, अब वो बात करो जो तुमने कही थी। मैंने उसे पास बिठाते हुए कहा, पहले तुम वादा करो कि तुम अम्मा अब्बू को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, और जो कुछ आज होने वाला है वो हमारी खुफिया राजदारी में रहेगा। उसने हल्के से सर हिलाया, वादा है। उस रात हमारे दरमियान एक नई किस्म का रिश्ता कायम हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो भाई बहन की हदों से परे था, जो खौफ और मौका परस्ती के संगम पर खड़ा था। जज्बों की ये पुरसीरत दुनिया का दरवाज़ा खुल गया था। सुबह हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे और समिया के दरमियान अब एक खामोश बहमी कायम हो चुकी थी। हमारी आंखें मिलती तो बेचैनी और शर्म के साथ साथ एक अजीब सी गुर्बत का एहसास भी झलकता। 1 हफ्ता गुजर गया। मैंने अम्मा अबू से समिया की दूसरी शादी का जिक्र किया तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। वो बेवा है, उसका एक बच्चा है, अब कौन उससे शादी करेगा, और वो खुद भी नहीं चाहती। मैंने कहा, अम्मा क्या पता कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब्बू ने छिड़क दिया, तुम अपनी दुकान की फिक्र करो, ये बातें मत करो। मैंने समिया को अम्मा अब्बू का जवाब सुनाया तो उसकी आंखों में मायूसी छा गई। तुमने वादा किया था आसिफ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने कहा, मैंने कोशिश की, अब और क्या कर सकता हूँ। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर हमारा मुआहदा खत्म, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, किसी और तरीके से बात करता हूँ। लेकिन मैं जानता था कि अम्मा अब्बू किसी गैर बरादरी में शादी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी। मैं एक मुश्किल में फंस चुका था। एक तरफ सना की बेलौस मोहब्बत, दूसरी तरफ समिया के साथ जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक़ का ये नाजायज़ रिश्ता। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मुझे आंगन में हाथों की आवाज़ आई। मैंने झिरक से झांका। चांदनी रात में समिया और वो पठान लड़का खामोशी से बात कर रहे थे। मैंने देखा कि वो लड़का उसे एक छोटा सा तोहफा दे रहा है और वो मुस्कुरा रही है। उस मुस्कुराहट में वो जज्बा था जो उसने कभी मेरे लिए नहीं दिखाया था। एक अजीब सी चलन ने मेरे अंदर जन्म लिया। मैंने सोचा कि क्या यही वो मोहब्बत थी जिसकी वो तलाश में थी, और क्या मैं सिर्फ एक मौका परस्ती बना हुआ था। इस रात के बाद मैंने समिया से मिलना कम कर दिया। मेरा दिल सना की तरफ माइल होने लगा, जो बेरौज मोहब्बत पेश कर रही थी। मैंने उसे दुकान पर बुलाया और कहा, सना मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए तुम्हारे घर वालों को राजी करने के लिए। वो खुशी से उछल पड़ी। उस दिन के बाद वो अक्सर दुकान पर आती, हम खुफिया मुलाकातें करते।
एक दिन जब मैं दुकान पर अकेले था, समिया वहाँ आ पहुंची। उसका चेहरा सख्त और पुरज़्म था। आसिफ, मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। मैं हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो पठान लड़का, उसका नाम रहमान है, वो मुझे अपने साथ वापस अपने गाँव ले जा रहा है। हम वहाँ शादी कर लेंगे। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा बच्चा, अम्मा अब्बू। मैं बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। अम्मा अब्बू के लिए मैंने एक खत लिख दिया है। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद मौका है मोहब्बत और आज़ादी का। तुमने मेरी मदद नहीं की आसिफ, तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी की। उसके अल्फाज खंजर की तरह मेरे सीने में उतर गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज रात चली जाऊंगी, बराए करम मुझे रोकना मत, और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। वो बगैर किसी और बात के चली गई। मैं अपनी जगह पर जमकर रह गया। समिया उस रात वाकई चली गई। अम्मा अब्बू का रो रो कर बुरा हाल हुआ। गाँव में बदनामी फैल गई। मैं अपने आप को मोरिद इल्ज़ाम ठहराता रहा। वक्त गुजरता गया। मैंने सना के घर शादी का पैगाम भेजा। उसके घर वालों ने शर्त रखी कि मैं एक अलग घर बनाकर सना को लाऊंगा। मैंने मेहनत की, ज़्यादा काम किया और आखिरकार एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। शादी से एक रात पहले मैं अपने नए कमरे में बैठा सोच रहा था। मेरे जहन में समिया का चेहरा घूम रहा था। क्या मैंने उसके साथ गद्दारी की थी? क्या मैं अच्छा इंसान था? सुबह मेरी शादी सना से हुई। वो सफ़ेद लिबास में फरिश्ता लगी थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे इत्मीनान मिला। शायद यही मेरी तकदीर थी, एक सादा प्यारी बीवी का साथ। शादी के कुछ महीने बाद मुझे एक खत मिला। खत के सिरे पर पेशावर का पता था। खत समिया ने लिखा था, आसिफ, मैं खुश हूँ। रहमान मुझे अच्छी तरह रखता है। मेरा बच्चा भी खुश है। मुझे अफसोस है कि मैंने अम्मा अब्बू को दुख दिया। बराए करम उनसे मेरा कहना कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, शायद तुम्हें भी। हम दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। माफ़ कर देना। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तुम भी खुश रहो। मैंने खत पढ़कर चला दिया। ये राज हमेशा के लिए राज़ी रहना चाहिए था। आज जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ और सना चाय ला कर देती है तो मैं माजी के उन सायों को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार चांदनी रातों में वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। रात के 3 बजे गुस्ल खाने का रोशनदान और वो आवाज़ें जो मेरे अंदर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कहानी का इख्तिताम यही है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और हर राज आखिरकार एक ज़ख्म बन जाता है जो वक्त